रास्ता आसान हो जाएगा या नहीं। सवाल यह भी कि अरविंद केजरीवाल को किन हालातों में अंतरिम जमानत दी गई है। अब केजरीवाल को बिना मांगे ये अंतरिम जमानत मिली है। ये जमानत कैसे मिली और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के तर्क क्यों नहीं टिके, आपको हम एक रिपोर्ट के जरिए पहले ये पूरी खबर समझाते हैं, बतलाते हैं कि आखिर क्यों ईडी के तर्क जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किए। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। कैबिनेट के तमाम मंत्रियों समेत बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद रहे। हाथों में बैनर झंडे लेकर कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का स्वागत किया। आप कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी जलाकर दिवाली मनाई। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है और मैं इससे लड़ रहा हूं। मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आगे वो अच्छा लग रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम अदालत ने 4 शर्तें लगा दी हैं। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल सीएम दफ्तर और सचिवालय नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। चुनावी रैली या किसी भी जनसभा में शराब घोटाले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही अंतरिम जमानत के दौरान किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि केजरीवाल को बिना मांगे अंतरिम जमानत मिली कैसे। दरअसल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हलफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। 30 अप्रैल की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट में गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया गया। केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत में 3 मई की सुनवाई बेहद अहम रही। 2 घंटे की लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, शराब घोटाले से जुड़े मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, उसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वो चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले सके। इसके बाद 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। ये एक असाधारण स्थिति है। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। ये फसल की कटाई जैसा नहीं है कि हर 4-6 महीने में हो जाए। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी से केजरीवाल को अंतरिम जमानत के संकेत मिल गए थे। इसके बाद 9 मई को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। हलफनामे में कहा गया कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक, जिस पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने आपत्ति जताई और आखिरकार 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि उन्हें 2 जून को बिना किसी वारंट के सरेंडर करना होगा। मेन केस पर सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर आज हम कानूनी जानकारों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ विनीत जिंदल जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ आर.के. सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले अश्वनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। आपकी नई किताब एंड ऑफ कॉलोनियल लॉस के लिए बेहद खूबसूरत किताब आपने लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। ये मेरी किताब हैंड ऑफ कॉलोनियल लॉ, जिसे 3 आपराधिक कानून आए, उसके बाद जो है ये हैंडबुक है, जिसमें क्यों जरूरत पड़ी और वही व्यवस्था जो भारत में सदियों से चलती रही दोबारा से स्थापित हुई है। तो इसके लिए जो है ये पूरी टीम और नए पार्लियामेंट को लेकर के किताब नई है। निश्चित तौर पर आप लोगों को पसंद आएगी। जी जी, बिल्कुल पसंद आएगी और मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जरूर इसको देखेंगे। लेकिन अश्वनी जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय इतिहास में मुझे लगता है कि चूंकि 17 साल से तो मैं ही सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं, लेकिन इस आधार पर कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी नेता को अंतरिम जमानत नहीं मिली कि वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यानी अपनी पार्टी के लिए किसी भी तरह का कैंपेन कर सके, यानी चुनावी प्रचार कर सके। ये एक तरह का ऐतिहासिक फैसला है। जरा इसके बारे में प्रकाश आप डालिए कि क्या इससे पहले भारतीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, आप सही कह रहे हैं कि लैंडमार्क फैसला इस तरह से है कि पहली बार जब से हमारा संविधान बना, जब से हम चुनावी व्यवस्था में आए और डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित हुआ, तब से लेकर अब तक किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने के लिए खास तौर से जमानत नहीं मिली। लेकिन ये एक पहला केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के बजाय इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ये कहते हुए कि ये जनरल इलेक्शन है, लोकसभा के सिग्निफिकेंट हैं और 5 साल में एक बार आते हैं, 650 से 700 मिलियन वोटर्स वोट डालते हैं, 9 और वोटर्स हैं 970 के आसपास जो है ये जो वोटर्स वो इलेक्टर्स हैं, वो इस कंट्री के नेक्स्ट 5 इयर्स में वोटर्स बनेंगे। उन सबको देखते हुए डेमोक्रेसी को लेकर के ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए 21 दिन की अंतरिम बेल दी सर्टेन कंडीशंस के साथ। यानी जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कभी कहा था आशीष भाई कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन वो नॉर्मल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में लागू होता था। पहली बार ये एक ऐसा है जिसमें पीएमएलए जो एक स्पेशल स्टैट्यूट है, पीएमएलए के तहत वो जनरल प्रिंसिपल जस्टिस कृष्णा अय्यर का कि बेल रूल है वो एप्लीकेबल है, तो उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है। तो ये आने वाले समय के लिए भी एक लैंडमार्क डिसीजन की तरह देखा जाएगा और अब तक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को खोलते हुए एक संवैधानिक व्यवस्था ऐसी बना दी कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए भी वोट डाल सकते हैं। कितना सिग्निफिकेंट होगा मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन अमृतपाल सिंह तो इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। हेमंत सोरेन भी एक पार्टी के चीफ हैं, वो भी लाइन में है, कविता नहीं, तो ये तमाम लोग हैं। अब वो देखने की बात है कि वो किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं। फिलहाल एक पंडोराज बॉक्स जरूर खुला है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लग यही रहा है। आर.के. सिंह साहब, अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है तो लोगों के मन में एक सवाल यह भी है, फिर के कविता क्यों नहीं, हेमंत सोरेन क्यों नहीं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया क्यों नहीं, सत्येंद्र जैन क्यों नहीं? देखिए आशीष जी, 2 चीजें मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। जी, डेमोक्रेसी हमारे कंट्री की सबसे पुरानी हैबिट है, वो हमारे डीएनए का पार्ट है और उस डेमोक्रेसी से एक चीज और निकलती है, फाइटिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ना, वो एक प्रैक्टिस है। इन दोनों चीजों के बीच में कभी कभी होता है क्या कि सजा याफ्ता मुजरिम होता है या विचाराधीन मुजरिम की बात आती है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता एज एडवोकेट के नाते, मेरा ये कहना सही नहीं होगा कि ये जजमेंट सही है, गलत है, ये आवाम के सामने है, लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पे ये जरूर कहूंगा कि मैं बहुत उदास हूँ। देयर इज अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ इन मी, क्योंकि ये जो जजमेंट है ऑनरेबल खन्ना साहब का, ये कंप्लीट बेल ज्यूरिसडिक्शन को एक नए आयाम पे, जैसे दुबे जी भी कह रहे थे कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और ये पेंडोरा बॉक्स एक ऐसी अफरा तफरी का माहौल पैदा करने वाला है। मैं पूरे हुकूक के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े अफरा तफरी की तरफ न्यायालयों में बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं बहुत चीजों को लेकर स्पष्ट नहीं है, ना पर्सन स्पेसिफिक है, ना कंडीशन स्पेसिफिक है,
जो कंडीशन दिए भी गए हैं वो मेरे दिमाग से मुझे समझ में नहीं आता है कि आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, आप कैबिनेट की बैठक नहीं करेंगे। एक मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट की बैठक करता है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उसको साइन करना पड़ता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है वो। तो ये तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं जो 22 दिन के अंदर आ सकती हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस पार्टी के मुखिया को आपने बेल दिया है उनका प्रीवियस कंडक्ट जो है वो सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस जजमेंट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। जी विनीत जी, एक सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मिलती है, यह कहा जाता है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए इजाजत नहीं मिलती है तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी, कहा कि अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर हो ये कहे कि भाई हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी अगर मुझे जमानत नहीं दी जाएगी तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी, एक किसान ये कहेगा कि हमारी फसल की कटाई या फिर बुआई का समय आ गया है, हमें जमानत दी जाए, तो क्या फिर उस समय क्या रहेगा रुख? आशीष भाई, बिल्कुल। सबसे पहले मैं अश्विनी दुबे भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा उनकी नई किताब की जो आई है उसके लिए, और आशा करूंगा बहुत अच्छे से वो। दूसरी बात आशीष भाई, देखिए ये जो अभी जो बात चला, बिल्कुल हम इस बात को बिल्कुल सभी जो यहाँ पे लोग बैठे हैं सबको मानते हैं कि एक ऐसी चीज इस जजमेंट से आई है जिसका बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हमारे पूरे लीगल सिस्टम पे होने वाला है। और उसका रीजन यही है कि जजमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ नहीं है। चुनाव प्रचार को लेकर या कंपनी की हम बात करें, जैसे कि नुकसान की भरपाई की अगर हम बात करें, नुकसान की भरपाई डिसाइड कौन करेगी? क्या कोर्ट ने एक ऐसा पिलोरा बॉक्स की जो बात आई कि क्या ऐसी एक चीज खोल दी है सबके सामने कि कोई भी आएगा? अमृतपाल का इस मैटर के अंदर जिक्र हुआ तो अमृतपाल तो इलेक्शन लड़ रहा है, उसने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। वो ये कह सकता है कि जनता के अंदर मेरी लिए बहुत सहानुभूति है, तो मेरा अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर नहीं लड़ूंगा तो मेरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन होगा और जनता का जो मूड है मुझे चुनने का वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट होगा। तो इस तरीके की बातें अगर करके हम लोगों को जमानत देने लगे, और वो भी इतने ग्रेव इश्यूज के अंदर, जैसा कि ये छोटा मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला मुझे लगता है जी का मामला जो है उसके बराबर का मामला हो, भ्रष्टाचार देशद्रोह के बराबर का मामला हो। तो इस तरीके की चीजों में अगर हम बात करें और जमानत देने लगे बिना कुछ सोचे समझे, मैं कहूंगा, क्योंकि ये जब जजमेंट को जो हमारे सिंह साहब है उन्होंने बोला कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो लोग रोड कोर्ट में खड़े होकर ऐसी चीजों को देखते हैं जो शायद हमें बाद में आके बुरी लगती है और हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगा, इस जजमेंट से बिल्कुल कोई भी लीगल एक्सपर्ट जो है वो इस जजमेंट से मेरे ख्याल से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने के नाम पर अगर इस तरीके की जजमेंट दी जाने लगी तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे लीगल सिस्टम पे और लोगों का जो भरोसा, आज बहुत से आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं कि अगर गरीब व्यक्ति होता है तो उसको बेल नहीं दी जाती, बहुत सी अच्छी कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल को आसानी से बेल मिल सकती। तो सवाल बहुत अलग अलग तरीके के खड़े हो रहे हैं और मुझे लगता है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, वो शायद इस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रहे। लेकिन अश्विनी जी, सवाल यह भी उठता है कि क्या आने वाले समय में इस तरह के बदलाव क्या सरकार कानूनों में कर सकती है? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी की गई, चाहे 498 को लेकर की गई हो, तो क्या आने वाले समय में बदलाव देखा जा सकता है क्या? देखिए, ये जो जजमेंट है ये कोई ऐसा नहीं है, ये वेल रीजन जजमेंट है, और इसमें तो जो केस लॉ रेलेवेंट है उनको रेफर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ठीक है, और इसकी इंप्लीकेशन इसलिए होगी क्योंकि आज आप अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, कल और तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के इलेक्शन में मैक्सिमम पार्लियामेंट में 43% के आसपास क्रिमिनल्स का जो है जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, उन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। राइट टू वोट तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको कर्टेल कर देता है। राइट टू वोट को सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट कहती है कि उसको आपका फंडामेंटल राइट नहीं, आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन राइट टू कैंपेन यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको कोई नेता कर सकता है। तो अब आने वाले दिनों में एक आदमी सरपंच का इलेक्शन लड़ता है, मान लीजिए किसी केस में अंदर, वो कहता है मुझे कन्विक्शन नहीं दिया गया, मुझे आप इंटरिम कर दीजिए, डायरेक्टली ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर
बेल एप्लीकेशन प्रॉपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी। उन्होंने रिमांड की लीगैलिटी को चैलेंज किया था, एंड दैट मैटर ट्रेवल्ड अप टू द सुप्रीम कोर्ट, आशीष भाई। तो उस मैटर में 21 दिन की जो बेल दिया है, इंटरिम बेल दिया है और कैंपेन करने के लिए दिया है, विद कंडीशंस दिया है, ये आने वाले दिनों में लैंडमार्क बेंचमार्क साबित होगा। और तमाम जो क्रिमिनल्स हैं वो इसका लिंक, अभी तो चलिए आजम खान को मान लीजिए सजा होगी कि वो क्वालिफाई नहीं कर, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आजम खान भी ये बात कह सकते थे। अगर अतीक अहमद जिंदा होता तो वो भी ये बात कह सकता था, मुख्तार अंसारी जिंदा होता तो वो भी ये बात कह सकता था, और तमाम राउडी जितने इलेक्शन लड़ेंगे, जिनके ऊपर जेल में रहेंगे, साहब हम 21 दिन के लिए छोड़िए, 25 दिन के लिए छोड़िए, हम लोकसभा, विधानसभा या पंचायतों के इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हैं। और बेल और इंटरिम बेल, ये इंटरिम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट भी दिया, इसको ये भी कहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट जो इस जजमेंट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल, इंटरिम बेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अगर हम मीनिंग को देखें, और जो अथर परवेज वर्सेस स्टेट के केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने कहा एक्सप्रेशन इंटरिम बेल इज नॉट डिफाइंड इन द कोर्ट, इट इज एन इनोवेशन बाय लीगल नेगोलिज्म व्हिच हैज गेन्ड एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा है कि जो इंटरिम बेल है वो कोड में डिफाइंड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 142 में पूरा राइट है लाइफ लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करने का, लेकिन ये भी तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राइट टू कैंपेन ऑफ अ डिटेनू इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, और वो चैलेंज आने वाले यही एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो है शुभ राणा जो है वो भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी कवर करती हैं। शुभ, एक दलील दी गई, दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई और यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो एक अपूर्णीय क्षति होगी। क्षति इस बात पर होगी कि अगर वो कैंपेन नहीं करते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 में जब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी थी अरविंद केजरीवाल के चेहरे के तहत, तो उस समय 4 सीटें आई थी। 2019 में जब चुनाव लड़ी तो केवल 1 लोकसभा की सीटें आई। 36 जगहों पर चुनाव लड़ा था, 4 जगहों पर केवल जमानत बचा पाए थे, 1 सीट भगवंत मान ने जीती थी और 3 सीटों पर जो जमानत थी वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जब्त हो गई थी। तो ऐसी कौन सी अपूर्णीय क्षति है? क्योंकि अगर 2014 और 19 भी देखा जाए तो इन दोनों ही जगहों पर, यानी 2014 और 19 में आम आदमी पार्टी के 7 जो दिल्ली के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए थे। पार्टी की क्योंकि वो पार्टी से शुभ, अभी आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन आरके सिंह साहब, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, कोर्ट के फैसले को देखा जाए, तो कल को इसका फायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में बंद है, मान लीजिए कि उसके इलाके में पंचायत कहीं चुनाव आ जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आ जाए, वो वहां पर जाके नामांकन कर दे या फिर कोई पार्टी बना ले छोटी सी, अगर विधानसभा का चुनाव आता है और कहे कि नहीं जी हमें कैंपेन करना है, तो फिर आप उसे मना कैसे करेंगे? क्योंकि वो भी तो इसी फैसले को साइड करेगा ना। जी, इस मुल्क में 365 दिन 24-27 चुनाव और कैंपेन चलता है। फर्ज कीजिए एक आदमी बैठा हुआ है चेन्नई के जेल में और बेतिया में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या किसी ऐसे संगठन के चुनाव में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके पास ये फ्रीडम है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कैंडिडेट बन के वहां लड़ सकता है। तो उस हिसाब से तो इनके पास, आपके पास चला जाएगा अदालिया में कि भाई हमको आप रिलीज कीजिए 22 दिनों के लिए, मुझे बेतिया जाना है कैंपेन करने के लिए। तो ये राइट टू कैंपेन को आप उस लेवल पे लेके चले जा रहे हैं जैसे वो सैक्रोसेंट राइट है। क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में आप एक चीज देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट, ये तीनों बिल्कुल सेपरेट और इंटरट्वाइंड राइट हैं। अगर इसके डिफिनेशंस क्लियर नहीं होंगे, जो एपेक्स बॉडी पे ही, एपेक्स कोर्ट में ही अगर ये डिफिनेशन क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। पहली बात। दूसरी बात, फर्ज कीजिए कि मैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक बड़े पार्टी के मुखिया थे, इनको चुनाव कैंपेन के लिए निकाला जा सकता था। तो इस मुल्क में बहुत बार ऐसे हुए हैं, इनसे बहुत बड़े नेता जेल के अंदर रह करके भी अपने पैगाम के थ्रू चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं और जीते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस उसमें सबसे बड़े नाम थे। जी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अदालत को या सरकार को इस टाइप के तर्कों को रखने में कहां परेशानी आ रही थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हम दोनों लॉयर्स का इस बात पे बिल्कुल ताकीद करना है कि आपने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला है और इसको बंद करने में बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी।
जी बड़ी कार्रवाई कवायद तो करनी पड़ेगी, लेकिन विनीत जी जरा ये बताइए कि ईडी ने जो दलीलें दी और ईडी की तरफ से जो हलफनामा था, उसमें ईडी ने बड़ा साफ बताया था कि पिछले 5 सालों में देश में 123 चुनाव हुए हैं, एक दो नहीं 123 चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में तो आने वाले समय में याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। अगर हम आने वाले 5 सालों को देखें, 123 नहीं तो कम से कम 50 से तो ऊपर चुनाव होंगे ही। बिल्कुल। देखिए आशीष भाई, मेरी समझ से एक चीज ये भी बाहर है कि सर्वोच्च न्यायालय ज्यादातर यही कहता है कि भी बेल एप्लीकेशंस को लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आइए, लेकिन इस मामले के बाद मुझे लगता है क्योंकि निचली अदालतों ने बेल एप्लीकेशन, जबकि बेल मांगी नहीं गई थी लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला, उसके बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशन में जाकर किसी को बेल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो बुलावा जिसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही थी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, वो भी एक तरीके से एक इन्विटेशन दे दिया गया है। और जो लोग पॉलिटिकल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल अपराधी जो होते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या किसी तरीके की गुंडागर्दी में लिप्त होते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो लोग ग्रासरूट के जो बदमाशी करते हैं। तो इस बात को भी लेके अलग से एक पूरा कोर्ट पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है नेताओं से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको खत्म करने के लिए। और बेल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप नीचे जाइए, नीचे ही रहिए, नीचे से ही आप बेल को ग्रांट कीजिए, जो भी होता है नीचे बेल का। लेकिन ऐसे मामले में जहां पे एक राज्य का चीफ मिनिस्टर इतने बड़े घोटाले के अंदर लिप्त था और वहां पे उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशन में बेल देना, तो बिल्कुल जो बात है कि 123 की आप बात करें, मुझे लगता है कि जैसे अभी सिंह साहब ने बोला कि कोई अगर नेशनल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहा है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नीचे से बेल शायद नहीं मिलेगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशन शायद ना मांगे। अश्वनी जी, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इस मामले में जांच एजेंसी को रिव्यू नहीं फाइल करना चाहिए क्या? नहीं, रिव्यू फाइल करना उनका राइट है, लेकिन जब तक रिव्यू लिस्ट होगी, अब देखिए कि समर वेकेशंस में आ गई, तब तक तो ये 21 दिन की तमाम उनकी वो जो अवधि है वो भी खत्म हो जाएगी। एक बड़ा लार्जर इशू, लार्जर प्रश्न यह है कि क्या इस तरीके से जो प्रिजनर है किसी भी केस में बंद है, मैं समझता हूँ पीएमएलए एक बड़ा स्पेशल स्टैट्यूट जिसमें बड़े ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस खासतौर से मनी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो नॉर्मल वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, और ये ऐसा एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन था जिसमें यहां से लेकर साउथ तक तमाम जो कनेक्शंस थे वो जुड़ रहे थे। के कविता को आप देख लीजिए, विजय नायर को देख लीजिए, साउथ कार्टेल को देख लीजिए, सबके सब लोगों की अरेस्ट थी, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था। ऐसे समय पर बेल देकर के इस मामले में ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक नजीर पेश किया है। अब वो नजीर ईडी को कितनी भारी पड़ने वाली है ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन ये एक ऐसा मसला नहीं था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के रोल को प्राइमा फेसी जो एजेंसी है उसने एस्टैब्लिश नहीं किया। न सिर्फ ईडी को, बल्कि मुझे लगता है कि अश्वनी जी आने वाले समय में सभी जांच एजेंसियों को यह फैसला बेहद भारी पड़ने वाला है। आरके सिंह साहब, क्यों आने वाले समय में फैसला भारी पड़ने वाला है अगर ये नजीर चूंकि बन चुका है? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ये जजमेंट से इतर भी एक बात और है, इस एक्ट में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है वो कहीं ना कहीं हमेशा ही एक डिस्प्यूटेड और पब्लिक डिबेट में रही है। अदालतों में दोनों पक्षों के तरफ से जो तर्क रखे जा रहे हैं इस टाइप तमाम गिरफ्तारियों में, उसमें आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली एंड दे डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो ये आप बेल को अगर इस मसले पर अगर इस बेल को देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे ऑफ गिरफ्तारी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ बेल पर फाउंड किया गया है, पहली बात। दूसरी एक बड़ी, इफ आई से सो विद ऑल कॉन्फिडेंस, इस जजमेंट से ये फायदा आया है कि वकीलों के लिए एक नए गेटवे ऑफ रेवेन्यू खुल गया है। मोर द केस मेरियर इट इज फॉर अस, सो दैट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। बट ये तो बात तय है कि एक बहुत बड़े लेवल पे क्योस वाली स्थिति हो। आखिरी मैं कमेंट लेना चाहूंगा विनीत जी, 30 सेकंड है, आपकी ओपिनियन। बिल्कुल आशीष, देखिए पीएमएलए एक्ट का बनाने का एक पर्पस था और उस पर्पस को मुझे लगता है कि यहाँ पे डिफीट हो गया है। वो पर्पस के जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बेल देने से सीएम को, जो सीटिंग सीएम है वो इन्फ्लुएंशियल है, इन चीजों को बेल देने से पहले देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस मामले में इंटरिम बेल आप कहें कैंपेन के लिए दी गई थी, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो है वो कैंपेन तक नहीं रहेंगे, बहुत आगे तक के इम्पैक्ट है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे
कानून के ऊपर जो है इसका जो और भी इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर इसका आप सही कह रहे हैं विनीत जी की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और ये फैसला चूंकि अब नजीर बन चुका है तो आने वाले समय में कई याचिकाएं जो हैं वो देश की अलग अलग अदालतों में दाखिल की जाएंगी और इसी का हवाला दिया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में हमेशा चुनाव चलते रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आने वाले समय में विधानसभा का होगा, हरियाणा का होगा, दिल्ली का होगा, तो ऐसी याचिकाएं पढ़ना लाजमी है। आप तीनों खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जुड़े थे, विनीत जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और उसके अलावा हमारे साथ सिंह साहब जुड़े थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल गया? क्या आने वाले समय में कई याचिकाएं, चाहे के कविता हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, ये सभी नेता क्या जमानत के लिए अब कोर्ट का रुख करेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को दोपहर ठीक 3 बजे किसी नए विषय के साथ